नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब इधर कुछ चर्चाएं जो है वो वीर सावरकर को लेकर के YouTube पर काफ़ी देखने को मिल रही हैं और जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस की ओर से उनको प्रस्तुत किया जाता है और फिर उनके विरोधी जो है जितना भी ये जीएनपीसी मंडली है और जीएनपीसी के साथ जितने भी हैं वामदल और वो उनके सोचने वाले पत्रकार हैं, बौद्धिक वर्ग है, जिस तरह से वो आक्रमण करते हैं, इससे बहुत कुछ देखने को मिलता है। और उसके पहले ये एक परिदृश्य सामने आता है कि भारतीय अवाम ताकत दल की जो ये मुहिम है भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव और एक भारतीय माहौल लाने के लिए और इस वीडियो को देख करके प्रेरित होकर के और भारतीयता के माहौल पर आकर्षित होकर के और ये एहसास की भाई कि ये यदि देश को कायम रहना है तो भारतीयता का होना और भारतीय माहौल का होना अनिवार्य है। इसमें हमारे भारतीय भाई बहन इसमें शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर अभी होना बाकी है। ये तो तथ्य सामने आया है और जो होना बाकी है सिर्फ उसका और कोई कारण नहीं है। जो हमारे भारतीय भाई बहनों में जो बस एक ही चीज की कमी है, एक मानसिक कुंठा, मानसिक जड़ता। मानसिक कुंठा या तो सामने से उनको समझाया जाए, इसके लिए प्रेरित किया जाए, जो कि भारतीय अवाम ताकत दल माने योजना बना रहा है और उसमें संसाधन की भी आवश्यकता होती है और फिर थोड़ा सा और प्रचार और जो स्वतः यानी जिनमें देशभक्ति की भावना होती है, अवाम परस्ती की भावना होती है, तो इन बातों को देखते ही जो है वो जागरूक हो उठते हैं स्वाभाविक रूप से। और भारतीय एकता के लाने में और भारतीय भाईचारा के लाने में क्या क्या बाधाएं हैं उसकी भी चिंता, उसकी भी चर्चा इसमें होती रहती है। तो उस संबंध में जो भारतीय भाई बहन भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से जब बात करते हैं तो इससे वो अंदाज होता है कि भाई हाँ, भारत के कोने कोने से लोग मैंने इस बात मैंने ये जज्बा है कि भारतीयता का माहौल आना जरूरी है और इस देश के लिए भी और भारतीय समाज के लिए इतना एक बेसिक मिनिमम एक एहसास जो है वो देखने को मिलता है।
अब कितने पैमाने पर लोग देख रहे हैं, कितने पैमाने पर इसका प्रचार है, यह एक सवाल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जैसे कि ये विधानसभा का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का, और इसके साथ 4 विधानसभाओं का और भी आने वाला है। उसमें पंजाब भी है, गोवा भी है, और मणिपुर है, और मणिपुर भी है शायद, और एक कोई और है, नागालैंड है या कहीं और है। तो उसमें प्रमुख मैंने उत्तर प्रदेश है, और इसके बाद पंजाब भी है। तो और उत्तर प्रदेश का तो विशेष है कई दृष्टिकोण से, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो है पत्रकार अब घूम रहे हैं, और ये पत्रकार निश्चित रूप से जो स्वार्थी किस्म की दल हैं और जिन्होंने इस देश का संसाधन लूट करके जमा किया हुआ है, चाहे यहाँ जमा किया हो, चाहे विदेशी बैंकों के कालाधन के रूप में, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल अब मीडिया को खरीद लेना, पत्रकारों को खरीद लेना, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। उन्हीं के प्रायोजित ये पत्रकार जो है घूम करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह भी जनता को सावधान होना चाहिए। जनता की परेशानियां भी हैं, और वो परेशानी सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में हुई है ऐसा तो नहीं है। जिस तरह के शासक अब तक रहे हैं पिछले 60-70 सालों से, जो अब यूँ समझ लीजिए यानी एकता यानी पूरे समाज को तोड़ करके जो राजनीति करते हो, ध्रुवीकरण करके जो राजनीति करते हो, जातिवाद के आधार पर जो राजनीति करते हो, सांप्रदायिकता के आधार पर जो राजनीति, और वो भी घिनौने स्तर का, ऐसे तत्व जो है, अब ये कोई छिपी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, फिर अपराधी किस्म के और भ्रष्टाचारी किस्म के, तिकड़मी किस्म के, जनता से झूठ पर झूठ बोलने वाले ऐसे तत्व जो है जब शासन में पहुंचेंगे तो उस शासन प्रशासन का माहौल क्या रहेगा, और वो इस आवाम को क्या देंगे, समाज को क्या देंगे, ये जग जाहिर है। और उन्होंने बहुत नुकसान किया है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये किया है कि 2 तरह से, एक तो ऐसी परिस्थितियां मैंने आम आदमी के ऊपर थोप दिया है कि वो अपने छोटे छोटे कामों के लिए, व्यक्तिगत कामों के लिए वह बंदर की तरह भटकता रहता है, भ्रष्टाचार का शिकार वो होता रहता है, और इससे वह मजबूरन और उसके बाद उस आदत पड़ जाती है व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी होने की। मान लीजिए कोई छोटा सा उसको कागज बनवाना है तो दफ्तर में नहीं बनेगा, तो वो किसी नेता को पकड़ेगा, छोटे नेता या बड़े नेता, यदि और भी कॉम्प्लिकेटेड है तो वो मंत्री को पकड़ेगा, जो कि साधारण रूप में उस दफ्तर से बन जाना चाहिए और कहीं से, लेकिन ये इस तरह का है वो। तो जनता जो है, अब जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है, तमाम मोटी जो है तमाम फीस है, कंपटीशन फीस है, डोनेशन वाली फीस है। तो इसी तरह के अच्छा, और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, नौकरियों में जो भर्ती है, यदि अच्छा परीक्षा जब होती है
परीक्षा के पहले ही जो है पेपर लीक हो जाते हैं। और कई सभाओं में तो ये सुनने को मिला है कि वो पेपर कुछ पैसों पर बिक जाते हैं। तो इस तरह की जो एबरेशंस है, हमारी व्यवस्था के एबरेशंस हैं, यह कोई ऐसे नहीं है। यह जिस तरह का स्टफ हम चुन करके भेजे हैं उसी के देन है। देखिए, इस तथ्य को जरा समझिए। कहने को तो हम लोग माने संसार में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत हैं। सीमाओं पर हमारे सेना के जवान डटे हुए हैं। हमारे टेक्नीशियन, हमारे जो है हमारे इंजीनियर, हमारे मजदूर, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, ये बिल्कुल अपने तन्मयता से काम कर रहे हैं, डॉक्टर नर्स। लेकिन जो बाकी तबका है वो किस तरह से जो है अन्य व्यक्तिगत स्वार्थों में और वो व्यक्तिगत स्वार्थ जो है इसी तरह की परिस्थितियों का गुलाम होकर के वो और जहां भी व्यक्तिगत स्वार्थ बने जिस दिमाग में भी रहता है या जिस व्यक्ति के दिमाग में व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, तो जनहित की भावना, जनहित का जज्बा या देश हित का जज्बा या राष्ट्रभक्ति का जज्बा उसमें आ नहीं सकता। तो इसी के चलते जो है बात हो रही थी कि हम लोग बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अपराध ये हो रहा है, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते जैसे भी हो, किस तरह के लोगों को चुन के भेजना है, इसमें बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साहब इसमें भाग लेने से क्या फायदा, एक उदासीनता, भाग लेने से क्या फायदा, जिसको चुना जाना है वह तो चुन ही लिया जाएगा। तो मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। कुछ लोग अपने ड्राइंग रूम में, अपने मेहमान वाले रूम में बहुत बोलते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वो वोट करने जाते ही नहीं है। कितने लोग बोलते हैं कि हम तो बाबू साहब हैं, हम तो पंडित जी हैं और न हम जाएंगे न हमारे बहू बेटियां जो है वोट करने जाएंगी। तो वो भी एक तरह से एक एपैथी है, उदासीनता है। बाकी जो तबका बचा तो वो इसी तरह के जो मसीहा बन जाते हैं, गरीबों के और अल्पसंख्यकों के मसीहा बन जाते हैं। वो किस तरह से दोहन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, ये जग जाहिर है। तो कुल मिलाकर के जो इसका जो अंतिम परिणाम होता है कि जो समाज का सबसे गंदा तत्व है, यदि जागरूकता हो समाज में, तो ऐसे तत्व को समाज के बाहर, देश के बाहर निकाल देना चाहिए। या इस देश का कानून यदि ठीक ढंग से ऑपरेट करे तो वो जेल की सलाखों के पीछे उनको होना चाहिए। लगभग इसी तरह के तत्व को जो है इन्हीं सब कारणों से ये सदनों में जा रहे हैं और विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच रहे हैं, मैंने संसद में पहुंच रहे हैं, सरकार में पहुंच रहे हैं। तो बताइए इस तरह की व्यवस्था से आपको क्या मिल सकता है। चिंता का विषय यह है। तो यदि इसको सुधारना है तो कहीं न कहीं से तो शुरुआत वो करनी होगी। तो उस शुरुआत के लिए भारतीय जनता पार्टी दल ने जो शुरुआत की बात कही है कि कम से कम
जो अच्छा बिखराव हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा है, जातियों के नाम पर, जातियों में भी उपजातियों। और आजकल राजनीति का फैशन भी हो गया है, जातियों के आधार पर, ये जाति नहीं पड़ती है तो उपजाति के आधार पर वो मैंने उसमें बांट करके, काट कूट करके इस तरह की वो राजनीति चल रही है। लेकिन जरा भी ये एहसास नहीं हो रहा है कि भाई ऐसा करना हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए घातक है। टीवी चैनलों पर आकर के बहुत बोलते हैं और इसकी बात उठती है तो वो माने जातिवाद पर बोलने के लिए का भी देते हैं। जातिवाद कोई कहता है कि जातिवाद एक हकीकत है। अब बताइए, अपराध को हकीकत मानना, जातिवाद बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा माने अभिशाप है, बहुत बड़ा जहर है। लेकिन यह एहसास हर एक भारतीय भाई बहन को होना पड़ेगा। इसी संदर्भ में ये देखा जा रहा है कि जब भी ये पत्रकार जा रहे हैं वो मतलब कि गांव में, यानी एक माने वो माहौल जानने के लिए जितने लोग इकट्ठा होते हैं, देखिए कि जहां एक और ये जो भारतीय जनता दल की मुहिम चल रही है, भारतीयता और शुद्धता, भारतीयता और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा के, और उसी से प्रभावित होकर के, उसी से जागरूक होकर के हम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात भी करते हैं। एक और तो ये सच्चाई है, दूसरी सच्चाई ये है कि जब भी इस तरह का मजमा देखने को मिलता है, खास करके सोशल मीडिया या यूट्यूब पर आप देखिए, जो ये पत्रकार जाते हैं उनमें एक भी व्यक्ति ये कहते नहीं मिलता है कि नहीं भाई, जातिवाद, संप्रदायवाद इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है, भारतीय एकता भी आवश्यक है, एक भी व्यक्ति देखने को नहीं मिलता है। तो इससे कोई भारतीय जनता दल कोई हताशा नहीं है, उससे बस ये अंदाज मिलता है कि अभी ये जड़ता जो है किस सीमा तक जो है वो घुसी हुई है, और इस जड़ता को ये दूर करना है तो अभी कितना बड़ा काम बाकी है, ये एहसास होता है। और उनमें जो जिस तरह के सवालात किए जाते हैं और जिस तरह की जनता बोलती है, और अलग अलग यानी पार्टियों के रहते हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक, कुछ सपा के समर्थक, कुछ समाजवादी के पार्टी के समर्थक, कुछ जेएनपीसी या कांग्रेस के समर्थक, कुछ बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के समर्थक। लेकिन कोई जो है, एक भी व्यक्ति भारतीय एकता की बात न कहता है और जो है, और भारतीय एकता जरूरी है, वो लगता है कि वही जो 100-200 साल पहले अलग अलग खेमों में रहने वाले, अलग अलग वो रियासतों में रहने वाले व्यक्ति हैं। राष्ट्र एक है, पूरा देश एक है, सभी लोग एक हैं, इसकी बात वो कभी करते नहीं है। एक सच्चाई वो है। और जो संगठन समाज में विभाजन की यानी साजिश जात के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर कर रहे हैं, और उसी के जरिए सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं, इस जो भारतीय जनता दल की जो मुहिम है, जो उसका आंदोलन है, जो उसकी कोशिश और प्रयास है, उसके चलते कुछ भारतीय भाई बहन यदि जागरूक हो रहे हैं, वो जागरूकता से उनको खतरा हो रहा है, उसको खतरा वो महसूस कर रहे हैं। ये विभाजनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, और उनके लोग आकर के भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हैं। ये जो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हैं,
हालांकि वो सिखाए और पढ़ाए होते हैं, एक बार भी वो नहीं कहते हैं कि इतनी सारी बातें देश के हित में, और तमाम उदाहरण, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण, बाबा साहब का उदाहरण और राजा राम मोहन राय का उदाहरण, जितने भी यानी वो समाज सुधारक हैं, संत महात्माओं का उदाहरण, तुलसीदास का उदाहरण, रहीमदास का उदाहरण, रविदास का उदाहरण उनके किसी काम का नहीं। और हमारे जितने अमर शहीद हैं, मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, अशफाकुल्लाह हुए, इनका एक भी वर्णन नहीं, इनका एक भी महत्व नहीं उनके लिए। सिर्फ कि मेरी पार्टी का क्या होगा, हम तो छोटे दल हैं, हम तो दबे कुचले हैं, इस तरह की मैंने मानसिकता रखने वाले वैसे भी ये समाज को क्या दे सकते हैं, और इनसे समाज को कितना खतरा है, ये समझने की जरूरत है। कि जो सिर्फ अपनी ही चिंता कर रहा होगा, बड़े लंबे समय से जब से ये भारतीय जनता दल ये मुहिम चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुई है, उसका दम्भ भरती है, उसका झंडा लेकर दौड़ती है, उसके आधार पर वोट बटोरती है, वो जो है, जो अपने छोटे भाइयों को जो सिखा पढ़ा के भेजती है, सिर्फ एक बात के लिए, मोदी का क्या होगा, योगी का क्या होगा और सनातन धर्म का क्या होगा, बस तीन ही आर्गुमेंट। देश नहीं, आवाम नहीं, इन जो है हमारे जो अमर शहीदों की कुर्बानी का कोई संदेश की बात नहीं, जिन्होंने आज़ादी दिलाई। और हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, अंबेडकर जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं, रविदास हैं, कबीर हैं, नानक हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, तमाम बातें ये बताएंगे, उनसे बीजेपी वालों का कोई वास्ता नहीं। और उसी प्रकार और भी सवाल इस बात का है कि जो अपने महापुरुषों की इज्जत करना नहीं जानता है, उनकी वाणियों को महत्व देना नहीं जानता है, सिर्फ अपने बड़े स्वार्थ कि मेरे दल का क्या होगा, ये भारतीय भाई बहनों को बहुत गौर से समझना होगा कि आखिर ये हमारे समाज को क्या दे सकते हैं। चाहे वो विपक्ष में रहे, सत्ता में आएंगे तो वैसा तो माहौल, वैसा गंदा माहौल तो बनाते ही है, और जनता ने देखा होगा। प्रश्न इसका है तो कोई बात नहीं है। और अभी अवाम में भी बहुत जड़ता है, वो देखने को मिलता है ना, लेकिन कोई बात नहीं है। भारतीय जनता दल ये इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि भारत राष्ट्र को कायम रहना है, और ये बात जब कही जाती है तो किसी मजहब के सामने तो किसी को इनकार नहीं रहता है, लेकिन उनके दिल में अभी बैठना बाकी है। जो ये बात कही जा रही है कि यदि भारत राष्ट्र को कायम रहना है तो भारतीय एकता का, भारतीय माहौल का आना बहुत जरूरी है। ये भारत राष्ट्र की ये भावना जो है, भारत राष्ट्र की बुनियाद का पत्थर है। ये फाउंडेशनल स्टोन है, हमारे नींव का पत्थर है भारतीयता। यदि इस भारत राष्ट्र को कायम रहना है तो लेकिन ये एहसास हर एक भारतीय भाई बहन के दिमाग में होना जरूरी है, और उसी के उसी के सापेक्ष कि कितना बिखराव है, और हर रूपों में बिखराव है, जातियों के आधार पर। और वो जातियों का एहसास, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं,
गर्व से कहो हम यादव हैं, गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम बंगाली हैं, गर्व से कहो हम पंजाबी हैं। ये इस तरह की जो भावना है, गर्व हम सिख हैं, हम सरदार हैं, फलाने हैं, हम गुजरात गर्वी है, हम गर्व से कहो हम उड़िया हैं, गर्व से कहो हम बिहारी, एक बिहारी 100 पर भारी। ये सारी इस तरह की जो भावना अभी पड़ी हुई हैं, यह देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये समझना पड़ेगा। इन सारी भावनाओं को नष्ट करके भारतीय एकता को लाना ही पड़ेगा यदि भारत राष्ट्र को कायम रहना है तो। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ हमारी बात नहीं, हम तो उन्हीं महापुरुषों जिनका अभी मैंने वर्णन किया है, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, हमारे जो ये यानी राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि का। तो भारतीयता का आना बहुत जरूरी है। अब रही बात है कि इन सबों ने जो पार्टियां हैं कितना नुकसान कर रही हैं, इसका भी और उन्हीं के जाल में अभी भी फंसने को तैयार हैं, ये भी। अब जैसे सावरकर की बात ली जाती है, और ये अच्छा पूरे इतिहास में आप देख जाइए, जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन ये इस्लाम वाले हैं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं। उनकी नज़रों में, मैं कट्टरवादियों की बात कर रहा हूं, उनकी नज़रों में ये वामपंथी कितना नुकसान कर रहे हैं, जीएनपीसी किस कदर नुकसान कर रही है, ये उनको अंदाज नहीं, ये अंदाज तो है, लेकिन वो उसको जो है उधर मतलब वो चिंता वो नहीं दिखाते हैं। अंदाज तो है। आखिर वीर सावरकर पर आक्रमण जो है कोई इस्लाम आस्था वाला नहीं, इस्लाम आस्था वाले तो उनको तो सब इकट्ठा करते हैं, लेकिन मेन आक्रमण करने वाले वामपंथी और यही एनपीसी वाले, वो कांग्रेसी वाले होते हैं। सावरकर की जहां तक बात है, सावरकर को लाना और यानी विमर्श के केंद्र में लाना, और उनके साथ गोडसे और गांधी, ये पहले भी बताया गया था। तो ये तीनों मिलकर के, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और ये जीएनपीसी और वाम दल वाले, जो हमेशा इसको केंद्र में वो घसीट के लाते ही रहते हैं, उसके पीछे साजिश है। साजिश ये है, एक तो सावरकर की कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं, और उनकी कुछ कमी हो सकती है कि भाई वो किसी न किसी समय के मोड़ पर वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। हालांकि जब ये उनको मालूम होना चाहिए, सावरकर या कोई भी हो, कि देश के लिए पंथ को किनारे रखते हैं। जहां देश की भावना हो, तो वहां न कोई हिंदुत्व है, न कोई इस्लाम है। तो यही भूल करते हैं, चाहे सावरकर हो, चाहे कोई भी हो। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, और सुभाष चंद्र बोस हैं, अशफाक उल्लाह हैं, तो इनके लिए बस एक ही भावना थी, देश। हमारे सेना के जवान जो है, जो अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जान देते भी हैं, उनके लिए बस एक ही भावना रहती है, देश। वहां हिंदू और इस्लाम की बात आती ही नहीं है। यही चीज, यही आवश्यकता हर एक भारतीय भाई बहन के जहन में आने की जरूरत है, कि जहां देश का सवाल हो, वहां किसी पंथ की भूमिका नहीं है। तो थोड़ी भूल उनकी हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने यातनाएं सही,
अपने करीब कोई कहता 27 साल, कोई कहता 38 साल तक, यानी इस तरह से मैंने जेल में ही रहे। और सिर्फ एक माफीनामा का आरोप कौन लगाते हैं? गांधी के मानने वाले। गांधी कितना गद्दार था ये मालूम नहीं है। गांधी उसी जो है प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के पहले जो प्रथम विश्व युद्ध जो है यानी 1914 से लेकर 1919 तक चला है। प्रथम विश्व युद्ध में अपने दुश्मन अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे भारतीय नौजवानों को वो अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया। और उसने सार्वजनिक रूप से बोला था कि मैं तो इस वो अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं और भारत के नव युवकों को, नौजवानों को भी अंग्रेजी सरकार के प्रति स्वाभिभक्ति दिखानी चाहिए। ये गद्दारी मोहनदास करमचंद गांधी ने 1913 के आसपास किया हुआ है। इस गद्दारी को जेएनपीसी वाले तो ढकते ही हैं, बीजेपी वाले भी नहीं करते, कोई नहीं करता। लेकिन देश को जाना जरूरी है। अवाम कम से कम जब जान जाए तो हमारी अवाम जो है इन दोनों गद्दारों से पूछे, बीजेपी वालों से भी और जेएनपीसी वालों से भी। और तो और 1914 में इस कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था, वो अंग्रेजी सरकार के समर्थन के लिए। ये कहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़े। इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। ये जो कांग्रेस का ये जो दंभ है कि इसने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, ये घटिया किस्म का मुखबिर और दलाल थे वो अंग्रेजों के। जहां एक और हमारे अमर शहीद जो है भगत सिंह ने जान दी, फांसी के फंदे को चूमा, सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूमा, राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा, वहीं पर ये आज़ादी की लड़ाई का नाम लेते हुए, उसका मुखौटा पहने हुए ये घटिया किस्म के मुखबिर और दलाल थे वो अंग्रेजों के। और सबसे बड़ा दलाल कौन था? ये मोहनदास करमचंद गांधी। और इस बात को बाबा साहब ने भी कहा है कि ये उन्होंने अंग्रेजी में कहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी किस तरह की दलाली करता है, ये मोहनदास करमचंद गांधी ये स्पष्ट बोले थे कि इसको बोले थे कि ये अंग्रेजों से डबल डील करता है, यानी उनसे भी बात करता है, इधर भी बात करता है। आजकल के जो होशियार किस्म के यूनियन लीडर होते हैं, जरा देखिए, वो कर्मचारियों को, जिसके नेता रहते हैं, कर्मचारियों को ये बढ़ावा दिलाते हैं कि हम आपके नेता हैं, और उधर जो फैक्ट्री का मालिक होता है तो उधर जो है कहते हैं साहब हम तो इसको कंट्रोल कर लेंगे, दो इशू जो है आप इसको दूर कर दीजिए और कुछ हमको रिश्वत अब दे दीजिए पैसे। तो इसी को बोलते हैं डबल डील करना। तो डबल डील यानी दोनों ओर दलाली करना, मैंने उसको ये बात बाबा साहब ने खुद बोला है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में। आवाजें आई हैं। तो बहुत बड़ा दलाल था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और अंग्रेजों की जो दुश्मन थे हमारे, जिनके खिलाफ हमारे शहीदों ने जान दी, उसकी सहायता के लिए हमारे देश के लोगों, हमारे देश के नौजवान को भर्ती कराया। और कांग्रेस ने खुद 1914 में अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए बाकायदा प्रस्ताव भी पास किया। पाकिस्तान बंटने के विषय में तमाम झूठ अब चूंकि भारतीय जनता दल अब लोगों को बता रहा है, तो अब झूठ पे झूठ वो शुरू हो गया। यह देश के लोग जाने
ये जो संगठन बनाए गए हैं, और एक बात और, कम से कम वीर सावरकर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। देश को, देश उनसे, देश उनका ऋणी है इस बात के लिए कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई के विषय में उन्होंने लिखा। इन चाटुकार जेएनपीसी के इतिहासकारों ने उसको लिखा ही नहीं। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई के विषय में सब विस्तार से लिखा, उसके महत्व को देश को बताया और उससे प्रेरणा लेने के लिए भी बताया। तो ये बहुत बड़ी महानता है उनकी, वीर सावरकर की। तो 1857 की जो क्रांति थी, जो जागरूकता थी, और उसमें ये पहले भी बताया गया है कि उसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता थी हमारे समाज में, कुछ देखिए छिटपुट इधर उधर की बातों को छोड़ करके हमारे पूरे भारतीय समाज में, चाहे मुगलों का शासन हो चाहे किसी का शासन रहा हो, हिंदू मुस्लिम एकता थी, लोग साथ में रहते थे। और उसी का प्रदर्शन जो है ये 1857 की जो आज़ादी की यानी प्रथम मुख्य प्रमुख क्रांति हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसमें वही हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शित हुई थी। तो और इसका परिचय जो है वीर सावरकर ने पहली बार अपनी वो पुस्तक में दिया है, और उनकी किताब भी है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब इन्हीं की है, वरना तो जो ये चाटुकार इतिहासकार जेएनपीसी वाले, वामपंथी वाले तो उसको उड़ा दिए थे पूरा। और चाटुकार इतिहासकारों का तो इतिहास वहां से शुरू करते हैं जब से ये कांग्रेस बनी है। और कांग्रेस ये भी देश को जानना चाहिए, जितने भी चाटुकार इतिहासकार हैं ना, अरे अब तो अध्ययन करते करते नाम भी सामने आ गया। सबसे बड़ा चाटुकार कौन है? बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर, मृदुला मुखर्जी, इरफान हबीब, पक्का चमचा है ये। हाँ, रामचंद्र गुहा, रामचंद्र शर्मा। तो ये सब जो है 1857 क्रांति की विशेषता, उसका महत्व, उसका संदेश के विषय में कुछ नहीं करते हैं ये जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार। लेकिन कम से कम वीर सावरकर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पर किताब लिखी उन्होंने। तो जो हिंदू मुस्लिम एकता जो प्रदर्शित हुई थी 1857 की, जो हमारी पहली आज़ादी की क्रांति के समय में, वह देश के लिए बहुत बड़ी नसीहत भी थी। हमारे आज़ादी की लड़ाई की बहुत बड़ी वो ऊर्जा थी, और उसी से बहुत कुछ सीखने को भी था। लेकिन हमारे देश पर जो काबिज थे, जो औपनिवेशिक ताकत अंग्रेजों की, उनके लिए चिंता का विषय हो गया। और इससे वो चौंक गए कि भाई यदि इस कदर हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता रहेगी तो उनका जो औपनिवेशिक शासन है उसको कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। ये चिंता उनको सताने लगी। तो बस वो यानी सिंगल एजेंडा चलाने लगे शासन का काम करने के लिए कि इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना है। और तोड़ने के लिए वो समय समय पर अलग अलग संगठन बनवाए। पहला जो है खतरनाक संगठन, वो अंग्रेजी हुकूमत ने अपने किसी अंग्रेज एवं ह्यूम के द्वारा 1885 में बनवाया, उसका नाम कांग्रेस था। तो कांग्रेस जो संस्था दिखाने को कुछ भी हो, मुखौटा कुछ भी हो, लेकिन वो
अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही वो बनाई गई थी, और यही काम उसने किया। दूसरी संस्था जो वो अंग्रेजी सरकार ने बनाई, वह 1906 में ढाका के नवाब थे आगा खान, उनकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग बनवाई इस अंग्रेजी सरकार ने। और तीसरी संस्था ये 1921 में आपका वाम दलों की, वामपंथी या कम्युनिस्टों की स्थापना हुई 1921 में, और 1922 में हिंदू महासभा, और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। ये पांचों संस्थाएं अंग्रेजी सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही बनाई थी। आज भी ये तंजीमें, ये संगठन अपने अपने तरीके से, अपने अपने हथकंडों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में इस भारतीय एकता की जो मेरुदंड है, जो माने रीढ़ की हड्डी है हिंदू मुस्लिम एकता, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। इस तथ्य को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें। ये असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वह उसी मुस्लिम लीग का एक बदला हुआ रूप है, एक दूसरा रूप है। उसका माने उसकी जो है वो घिनौनी कृत्य वही है जो मुस्लिम लीग की थी। और जो ये JNPC है, उसी कांग्रेस का जो कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गिरफ्त में था, और गद्दार कई तरह से देश के खिलाफ भी गद्दारी किया, और वो अंग्रेजों का मुखबिर और दलाल था। अब ये बातें धीरे धीरे, अब ये बात जो है हमारे बाबा साहब ने भी बताई थी समाज को, और यही समाज को जानना जरूरी है कि ये अंग्रेजों का दलाल था, ये मोहनदास करमचंद गांधी। और 2013 में 1913 या 14 में जो है उसने अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को भर्ती करा करके बहुत बड़ी गद्दारी किया इसने। तो इसी सिलसिले में इन अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट में, यानी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग मतदाता मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, यानी अलग से उनके लिए मतदाता मंडल। इसको इस कांग्रेस ने मैंने देश की देशद्रोही पार्टी जो कांग्रेस है उसको मान लिया, वहीं से पाकिस्तान बनने की इसने नींव डाल दिया। देश को तोड़ने की नींव इसी कांग्रेस ने 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट को स्वीकार करके जो है वो देश तोड़ने का नींव इसने डाला, इस गद्दार इस कांग्रेस ने। और जैसा कि बताया गया कि वो अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए, यानी उसकी स्वाभिभक्ति निभाने के लिए, उसकी यानी दलाली करने के लिए इसने 1914 में प्रस्ताव भी पास किया हुआ है। ये जो है जो तर्क गढ़ते हैं JNPC के, जो JNPC तो खुद एक गद्दार पार्टी, बहुत घोर गद्दार पार्टी है, कि यानी पाकिस्तान बनने की थियरी जो है सावरकर ने दी है। देखिए सावरकर का मैं कोई वो प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बाद में जो या 30 के दशक में, या 1937 मान लीजिए, या 36 मान लीजिए, या 35 मान लीजिए, उन्होंने ये बोला था कि भाई जो लोग यहाँ रह करके बाहर के प्रति जो है माने स्वाभिभक्ति दिखाते हैं, उसी से लगता है कि ये टू नेशन थियरी है। लेकिन
बाद में उन्होंने इस बात को सुधारा और काफ़ी लोग इसमें वो रिसर्च भी कर रहे हैं कि यदि वो यानी वीर सावरकर का बस चलता तो ये विभाजन भी नहीं होता। तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ सावरकर पर केंद्रित करने का नहीं है। सवाल है कि सावरकर का विमर्श को केंद्र में ये तीनों बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और ये जेएनपीसी और वामदल क्यों लाते हैं? क्योंकि सावरकर का नाम लेते ही जो है इनको आक्रमण करने का मौका मिलता है, इन वामपंथियों को। और ये जो दो गद्दार हैं आपके जेएनपीसी वाले और वामदल, उनको आक्रमण करने का मौका मिलता है। और ये जो है मैंने बीजेपी बहुत डिफेंसिव हो जाती है, बहुत डिफेंसिव, बहुत ही भीगी बिल्ली वो बन जाती है। जनता में एक तरह का एक संदेश जाता है, गलत इंप्रेशन जाता है कि भाई नहीं, जो वामदल वाले मैंने जो बौद्धिक वर्ग है या वामदल जो पत्रकार वगैरह जो कर रहे हैं वो सही है, ये बीजेपी वाले गलत बोल रहे हैं। और फिर उस जेएनपीसी या वामदलों के सारे पाप, सारे गद्दारी के पाप ढकने का उनको मौका मिलता है। इसीलिए ये चारों के मिल करके सावरकर का ही प्रकरण पूरा वो दिमाग में एक मेस्मराइजेशन है, क्या कहते हैं वो लोग, नजरबंदी टाइप का लत रहते हमेशा। सावरकर गोडसे गांधी, सावरकर गोडसे गांधी। जरा ध्यान दीजिए, कभी भी ये सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस कितनी दिक्कतों के साथ देश के बाहर निकले, कैसे कैसे लोगों से संपर्क किया। और ये तो इतने दुष्ट हैं, ये क्या कहने कि ये कांग्रेस वाले, वो जो जर्मनी से सहायता लिए और हिटलर के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, ये बोलते हैं कि ये फासिस्ट से हाथ मिलाया वो सुभाष चंद्र बोस ने। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमको अंग्रेजों को भगाना है, किसी से भी हम सहायता लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तो कांग्रेस थी, जो कि अंग्रेजों की चमचा थी। यह बात देश के लोगों को जानना चाहिए। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी और जो है अंग्रेजों को भगाना है, इसी पॉलिसी पर सुभाष चंद्र बोस ने जो जर्मनी से भी हाथ मिलाया और जापान से भी हाथ मिलाया। तो ये देश के गद्दार, देश के दुश्मन, ये बोलते हैं कि वो फासिस्ट। और ये फासिस्ट शब्द क्या होता है? सबसे बड़े फासिस्ट जो है जेएनपीसी वाले। और देश को जानना चाहिए कि अरे ये कम्युनिस्ट वाले जो 2 करोड़ की हत्या करवाए रूस में, 10 करोड़ लोगों को मरवाया यहाँ चीन में, 80 लाख लोगों को मरवाया इसमें तिब्बत में, 20 लाख लोगों को मरवाया वो कंबोडिया में, 50,000 लोगों को मरवाया इसमें ये पश्चिम बंगाल में। उसको बोलने का हक है, लेकिन दुख इस बात का है ये मीडिया वाले उन्हीं के लोगों को बुलाते हैं और एक सवाल नहीं करते हैं। तो खैर मतलब कि ये काम बहुत ज़्यादा है, जो जागरूक करना है वो बहुत ज़्यादा है। और तो ये कभी भी हमारे सुभाष चंद्र बोस को की चर्चा नहीं करते हैं कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने वो अध्यक्ष के चुनाव में किस तरह से उनको अपमानित किया। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की उस साजिश का पर्दाफाश किया हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने जीतने के बाद भी, जीत करके भी, उस चुनाव में जीत करके भी उन्होंने इस्तीफा दिया। और कितनी दिक्कतों के साथ वो बाहर निकले।
और फिर वो आज़ाद हिंद फौज का कैसे गठन किया, किन लोगों ने आज़ाद हिंद वो फौज में कौन कौन लोग शामिल हुए, और उसका गठन कैसे हुआ, किसने सहायता की, किसने धन की सहायता की, कहाँ कहाँ जो है वो संगठित किए, इस पर एक चर्चा नहीं कराते हैं। और ये चर्चा हो तो लोगों में देशभक्ति का भाव आए। उसी प्रकार वो भगत सिंह की जीवनी पर चर्चा हो, इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पर चर्चा हो, इस प्रकार जो है अशफाक उल्लाह की जीवनी पर चर्चा हो, इस पर नहीं करते हैं। ये चारों जो देश के गद्दार पार्टियां हैं, जेएनपीसी, वामदल और ये बीजेपी वाले, इसीलिए। और सबसे बड़ी गद्दारी इस बीजेपी की है। यदि सुभाष चंद्र बोस के विषय में ये चर्चा हो, ये गांधी की गद्दारी अपने आप सब सामने आ जाएगी। नेहरू तो अपने आप वो उड़ जाएगा, उसकी गद्दारी अपने आप सामने आ जाएगी। तो गांधी की गद्दारी देश के सामने न आए, नेहरू की गद्दारी देश के सामने बेनकाब न हो, इसीलिए ये जो गद्दार किस्म की है बीजेपी, वो सुभाष चंद्र बोस पर कभी भी चर्चा वो नहीं कर पाती है। ये जानबूझ करके सावरकर को लाती है ताकि उसको आक्रमण करने का मौका मिले और अपने पापों को उनको ढकने का मौका मिले। लेकिन हमारे देश के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन जो समझे कि इस देश को प्रेरणा लेना है, तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शहादत और कुर्बानी से, उनकी देशभक्ति से, और इस प्रकार और भी हमारे जो अमर शहीद, उनके बराबर तो मैंने ये जो दलाल थे, अंग्रेजों के दलाल थे, अब जरा सोचिए, वो जो है वो कमेंट कर रहे हैं इनके ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, और एक जो सत्ता और करते हैं, वो अपना जो बैनर बनाते हैं ना, उसमें शामिल कर देते हैं। इनको कोई हक नहीं है कि अपने बैनर में ये इनको भगत सिंह को और सुभाष चंद्र बोस को शामिल करें। जिस भगत सिंह को 12 घंटे पहले उनको मार देने की सलाह ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों को दे आया था, तो इन कांग्रेसियों को क्या हक बनता है कि अपने बैनर में वो भगत सिंह की फोटो लगाएं। भगत सिंह को इन सबों ने, माने भगत सिंह जो आज भी, मैंने इनके लाख करतूतों के बाद भी आज भी हम भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर कुर्बानी और शहादत, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए सबसे बड़ा आदर्श उसको ये गद्दार किस्म के जेएनपीसी और उनके चाटुकार इतिहासकार या उनकी मंडली इनको आतंकवादी मैंने वो लिखवाती है भारत सरकार के अभिलेख में। तो इनकी गद्दारी को जो है वो पूरा देश देखे। और ये, और चूंकि बीजेपी का भी जो पूरा जो उसकी साजिश है, सिर्फ जो है मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद जितनी भी गद्दारियां हैं, ये वो इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की और राहुल गांधी के, उसको ढकने के लिए ही ये बीजेपी जो है वो साजिश कर रही है। और किस तरह से बीजेपी बचाती है, ये भी देश में देखा होगा। ड्रग की तस्करी में पकड़ा गया था जब ये राहुल गांधी बोस्टन अमेरिका में, तो किसने बचाया? वो वाजपेयी ने बचाया उसको। बोफोर्स की लूट का जो बोफोर्स का जो लूट हुई थी और जिसका कि वो सरगना वो गद्दार था, वो राजीव गांधी था। देखिए, गद्दार वो बोला जाएगा, देश भी इनको गद्दार समझे तब तक ये गद्दार की गूंज जो है वो जानी चाहिए।
कि ये सब के सब गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सब देश के घोर गद्दार हैं सब। लेकिन उनकी गद्दारी को छिपाने के लिए ये जो साजिश करती है बीजेपी, यह भी देश की बहुत बड़ी गद्दार है, बहुत बड़ी गद्दार। अब जो और जब तक इन गद्दारों से देश को निजात नहीं मिलेगी, शुद्ध वातावरण जो है वो आ नहीं सकता। वो क्या बात करने आते हैं वो समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, फलाने के। अरे भाई, जो बाबा साहब ने क्या शिक्षा दिया, लोहिया जी ने क्या वो शिक्षा दिया, जयप्रकाश नारायण ने क्या शिक्षा दिया, उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। सिर्फ यानी जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यानी जिस समाज से उनको सम्मान मिलता है, उसी समाज को बांटने के लिए समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सब लगे हुए हैं। और जब इनको सत्ता मिल जाती है, ये भी जरा देखिए, जैसे समाजवादियों की दो तीन शासन उन सबों को देखा गया है। सिर्फ गुंडागर्दी, थानों में गुंडागर्दी, माफिया राज, दादाओं का राज, धन की उगाही और जो वो एक्सटॉर्शन, रंगदारी, यही इसी की पर्याय है समाजवादी सरकार का। और इसी प्रकार का वो जो भी आती है बहुजन समाज पार्टी, यही चीज जो है वो समझने की आवश्यकता है। और ये जनता के लिहाज से जो हमारी आदरणीय भारतीय आवाम है, उसके लिहाज से उसको चाहिए शांति, सुकून। कोई चमचा कर रहा था बीएसपी का कि मायावती के बराबर कोई कानून व्यवस्था ना है। अरे वो क्या लाएगी? कल्याण सिंह का जो शासन था, कम से कम कानून व्यवस्था हो, चाहे वो नकल को रोकने का हो। और वैसे तो काफी शक्ति लाए थे वो चरण सिंह लाए थे जब मुख्यमंत्री थे 70 के दशक में। ये मायावती वो क्या लाएगी? मायावती खुद घोर जातिवादी, जो घोर जातिवादी होगा वह समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। चाहे मुलायम अखिलेश हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू प्रसाद हो या तेजस्वी, अभिशाप है। इसी रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन ये जागरूकता आवाम में होनी चाहिए कि एक तो पूरी आवाम में एकता की बात, भारतीयता के आधार पर ये जितना भी जाति का अस्तित्व है, ये सब समाप्त कर दिया गया है संविधान के द्वारा। जो चीज सारी व्यवस्थाएं हमारे भारतीय संविधान के द्वारा संचालित हैं, उस संविधान ने हमारे सारी जो पहचान है जाति के आधार पर, संप्रदाय के हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, फलाने हैं, ठिकाने, सब समाप्त हो गया है। लेकिन उसी जो चीज समाप्त हो गई है, उसी को चिपका करके समाज में फिर भेद विभेद और ग्रुप बनाना और सत्ता और वोट हथियाने की साजिश करना, ये घोर गद्दारी है जो कि ये सब कर रहे हैं। और हम ऐसे समाज विरोधियों का, यानी समाज के प्रति गद्दारी करने वालों का में हम जो है उसी स्वार्थ में, व्यक्तिगत स्वार्थ में, कि कम से कम जातिवाद तो जातिवाद के सहारे जो है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने की जो आदत है हमारी, तो खैर ये आदत को छोड़ना पड़ेगा और भारतीयता के माहौल को अपनाना पड़ेगा। और मैंने इस देश को सुख चैन शांति और जितनी भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपकी चाहत है, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, वो तभी पूरी होगी जबकि देश को इन विघटनकारी ताकतों से, ध्रुवीकरण ताकतों से निजात मिले। और इसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता दल बार बार आप लोगों को याद दिला रहा है और याद दिलाता रहेगा कि भारतीयता के आधार पर एक होकर के
और जो भारतीयता के आधार पर एक होने में जो बताया गया है, सबको बराबरी के आधार पर सम्मान देना, ये उसका एक कार्नर स्टोन है, और या लेट मोटिव है, या ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण उसका एक पक्ष है, अवयव है, घटक है। सबको बराबरी के आधार पर सम्मान देना ये बहुत जरूरी है। इसलिए इसी के भाव में कुछ हमारे जो भारतीय समाज के तबके हैं वो अलग थलग पड़े हुए हैं, और जब अलग थलग पड़े हुए हैं तो उनको साथ में न ला करके ये फिर विघटनकारी ताकतें जो है अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और प्रकाश राजभर और ये असदुद्दीन ओवैसी एक बार भी नहीं बोलता है कि ये जो कट्टरवादी तत्व जो है हमारे इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कोई कहता है कि ये जिहादी हैं, कोई कहता है पाकिस्तानी हैं, कोई कहता है पंजर पुत्र हैं, कोई कहता है कि क्या क्या कहता है, इसको दूर करने की जरूरत है। इस पर वो नहीं बोलता है, बोलता है कि हमारा हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा भाई? हिस्सा मांगने वाले तो चले गए पाकिस्तान में जी, तुमको हिस्सा चाहिए तो जाओ पाकिस्तान में। तो इस तरह के सब घिनौने किस्म के हैं। एनीवे, जागरूक होना है भारतीयता के आधार पर, भारतीय वो सद्भाव को ला करके। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।